हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ मधु शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 8th क्लास की साइंस। फर्दर इन दिस सेशन वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग अबाउट प्लांट एंड एनिमल राइट फ्रॉम एन अर्ली एज or from an earlier classes, right? So here in this chapter we will learn what are the different methods by which we do conserve these varieties. So there is a large variety of flora and fauna existing on earth. There is a lot of biodiversity on earth. In this particular chapter we will learn different type of species. So why we need to conserve plant and animal naturally in nature. Before going to discuss all these things in this chapter, let's take a overview of this whole chapter. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन करेंगे किसकी, इकोसिस्टम के बारे में। उसके बाद हम आएंगे किस पे, फॉरेस्ट एंड इट्स कंजर्वेशन, कि फॉरेस्ट क्या है और हम इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे किस पे, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, कि वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन के बाद आएंगे हम किस पे, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ में जिनको हम बचा सकते हैं, जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है। उसके बाद आएंगे हम रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक बच्चों रिलेटेड है किससे, स्पीशीज़ से। इसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है किसी भी स्पीशीज़ का कि वो स्पीशीज़ किस कैटेगरी में फॉल करती है। उसके बाद हम आएंगे किस पे, माइग्रेशन पे। तो बच्चों माइग्रेशन आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट जो है हमेशा सेम नहीं रहता, क्लाइमेट जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसी क्लाइमेट के चेंज होने के कारण कुछ पशु पक्षी, बर्ड्स एंड एनिमल क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट कर जाते हैं ताकि उनको फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल सके। तो उसके बाद हम आएंगे किस पे, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन का उलट। डिफॉरेस्टेशन में पेड़ कट रहे थे और रिफॉरेस्टेशन में हमने फिर से वही पेड़ को उगाना है। और क्या इसके अंदर भी एक टॉपिक आएगा, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कि हम रिसाइकलिंग पेपर को रिसाइकल करके कैसे हमारे जंगलों को बचा सकते हैं। और रिफॉरेस्टेशन के लिए आपने देखा होगा डिफरेंट प्लांटेशन ड्राइव्स चलती हैं, प्लांटेशन वीक बनाते हैं। तो बच्चों कभी आपने सोचा कि आप कभी अपनी नानी दादी के घर जाते होंगे, तो या फिर नानी दादी के घर नहीं गए तो फार्म हाउस तो गए ही होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा तो गया ही होता है। तो आपने देखा कि वहाँ पे पेड़ लगे होते हैं, मैंगो के, एप्पल, ऑरेंजेस, डिफरेंट तरह के ट्रीज होते हैं। और आप भी क्या करते हो, बड़े ही आराम से पेड़ से फल तोड़ा और खा लिया। क्या आपने कभी सोचा कि ये पेड़ कहाँ से आए, इनको किसने लगाया? तो बच्चों ये पेड़ क्या है, हमारे जो दादी नानी जो पूर्वज थे उन्होंने लगाए थे ताकि आने वाली जनरेशन इसका फ़ायदा उठा सके। इसी तरह से बच्चों हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इससे लाभ उठा सके। तो आओ बच्चों मिलकर इस चैप्टर को पढ़ते हैं। Every living organism on earth is member of a dynamic community, and that dynamic community is ecosystem. Ecosystem, it is a complete unit that consists of living creature and non-living matters. Word, we can define ecosystem, the relationship between living community and its non-living environment is known as ecosystem. तो बच्चों इकोसिस्टम क्या होता है, वो वाला रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। हम इकोसिस्टम को दो तरह के कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट किसके लिए आएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आएगा, लिविंग थिंग्स के लिए आएगा।
और AYT क्या आएगा, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के लिए। और इकोसिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे डेजर्ट्स के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, माउंटेन इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और आप पाउंड के अंदर भी एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम देख सकते हो। डू यू नो दैट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट? क्या आप जानते हो कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that exist on earth, or we can see that on earth diverse form of life exist। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर हर तरह के प्लांट्स और एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, और इसी डाइवर्स फॉर्म जो है लाइफ की, वो सारी की सारी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है हमारी अर्थ के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। बच्चों, आप जैसे कि जानते हो, फॉरेस्ट आर होम्स टू मैनी डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल, कि फॉरेस्ट सबके लिए एक घर का काम करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन रिमूविंग ऑफ फॉरेस्ट, सो लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर सम पर्पस। Many times the forest land get converted to farmland or villages or town and cities। बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि फॉरेस्ट की सारी जो फॉरेस्ट होता है उसको वो क्या करते हैं, कट के फार्मर्स या फिर अपने अनाज के लिए जगह बना लेते हैं, या फिर गांव बसा लेते हैं, शहर बस जाते हैं, और या फिर सिटीज़ बन जाती हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में। इस तरह से भी हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, Now the question arises, why are forests cleared like this? कि जंगल ऐसे क्यों काटे जा रहे हैं? And it can be for two reasons। बच्चों, इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या? Because you want the land, या तो आपको जगह की ज़रूरत है, because you want the tree, or both, या तो आपको जगह की ज़रूरत है, या तो आपको पेड़ों की ज़रूरत है, या फिर आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए जंगल जो हैं वो बड़ी ही तेज़ी से काटे जा रहे हैं। बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ इट टू मेक फार्म्स टू ग्रो आवर फूड। ज़्यादातर टाइम हम क्या करते हैं कि जंगलों को काटते हैं ताकि हम उसकी जगह पे खेत बना सकें और अनाज पैदा कर सकें। वी आल्सो यूज़ द लैंड टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड इवन आवर सेटलमेंट्स लाइक विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जंगलों को किस लिए काटते हैं, हमें फैक्ट्रीज लगानी है सेटलमेंट के लिए, ताकि हमें गांव बसाने हैं, टाउन्स और शहर, बड़े बड़े शहर बनते हैं तो सिटीज़ बनती हैं, तो वो कहाँ पे बनी है, जंगलों को काट काट के। अब तो जगह है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जंगलों को काट के जगह बनाते हैं ताकि हम उस पर नए घर बना सकें। Here they try to find a way in which man can live in balance with the environment. So even if tree or fish are needed by man, they will be take out in such a way that it does not harm the environment। बच्चों, अब ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि कुछ अल्टरनेट मेथड जोड़ने के लिए, ताकि जो इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस है वो भी बना रहे और इंसान की नीड्स जो हैं वो भी फुलफ़िल होती रहें बिना इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए हुए। बच्चों, अब आता है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको किसके लिए बनाया होता है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो किसी एरिया में पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या करते हैं, उस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं और उस एरिया का जो पार्टिकुलर कल्चर है उसको भी सही रखते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टिव एरिया इन इट। इसके अलावा बायोस्फीयर के अंदर ही कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी होते हैं, जैसे हमारा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमरी।
The aim of Biosphere Reserve is to establish a balanced relationship between mankind and nature. और बायोस्फीयर का जो एम होता है वो क्या करता है कि एक बैलेंस रिलेशनशिप उसको बनाना होता है इंसान और कुदरत के बीच में. If you visit a biosphere, you will find there are 3 zones. अगर आपको कभी मौका मिले बायोस्फीयर में जाने का तो आपको वहाँ पे 3 जोन्स में बायोस्फीयर जो होता है वो डिवाइड होता है. अ कोर एरिया, अ बफर एरिया एंड अ ट्रांजिशन जोन. अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, एक कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है और तीसरा कौन सा होता है, ट्रांजिशन जोन. The core area is most protected and the buffer area is where experiments and research is carried out. And the transition zone is where people live and work. core area क्या होता है, जो सबसे प्रोटेक्टेड होता है, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता. और बफर एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. और ट्रांजिशन जोन एक ऐसी जगह होती है वेयर पीपल लिव एंड वर्क, जहाँ पे इंसान रहते भी हैं और कुछ ना कुछ काम भी कर सकते हैं. टूरिस्ट नॉर्मली विजिट द बफर एरिया. जो टूरिस्ट लोग होते हैं, जो सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स में जाते हैं, तो वो कहाँ पे विजिट करते हैं, बफर एरिया में. इन दिस ट्रांजिशन जोन पीपल ट्राई टू लिव इन हार्मनी विद नेचर. यहाँ पे लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, कुदरत के साथ मिलकर रहने की कोशिश करते हैं. इसके बाद आता है बच्चों क्या हमारा, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर आल्सो प्लेसेस वेयर एफर्ट्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड द एनिमल्स. सो नेशनल पार्क आर प्लेसेस वेयर preserve flora, fauna, landscape, historical object of an area. नेशनल पार्क ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लोरा फाना को बचा के रखते हैं, लैंडस्केप होगी उस जगह का, और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया जो भी होते हैं उस एरिया के ऑब्जेक्ट्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेशनल पार्क में सेव होते हैं. जैसे आपने देखा होगा, रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स. ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो सतपुरा नेशनल पार्क है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल, कि ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के जो एविडेंसेस हैं इन जंगल्स में मिलते हैं. दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल. ये हमें आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि पहले लोग कैसे थे. अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, दीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जानवरों को मारना या फिर उनका शिकार करना क्या होता है, बैंड होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल. और ये क्या करती हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं और उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं. दैट सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. और ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एनिमल किलिंग या पोचिंग जो होती है वो बैंड होती है. सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग हो गया, जैसे वाइट आइड बग हो गया, एलिफेंट है, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. ये जो threatened wildlife animals हैं, ये सारे के सारे कहाँ पे preserve रखे हुए हैं हमने, wildlife sanctuaries के अंदर. Indian sanctuaries have unique landscapes. और इंडिया के अंदर जो sanctuaries हैं उनकी क्या unique landscapes है, broad level forest हैं, mountain forest and bushland in deltas of big river. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in neighborhood encroach upon them and destroy them. लेकिन बच्चों, ये भी एक सोचने की बात है कि जो इतने बड़े फॉरेस्ट जो सेंचुरीज हैं वो सेव करके रखी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो जानवर हैं वो सेफ़ नहीं है. कभी कभी क्या होता है कि उन सेंचुरीज़ के आसपास रहने वाले लोग ही वहाँ पे घुस के उनको ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. Difference between national park and wildlife sanctuary is that no human activity is allowed inside national park, while limited activities are permitted within wildlife sanctuaries. नेशनल पार्क के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर लिमिटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो
अलाउड होती हैं। एंटरिंग एंड रोमिंग इनसाइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर रिसर्च, एजुकेशनल, इंस्पायरेशनल एंड रिक्रिएशनल पर्पस इज़ अलाउड। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या होता है कि आप अगर रिसर्च करना चाहो, कुछ पढ़ना चाहो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में अलाउ होती हैं। पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट एट्सेट्रा इन स्मॉल स्केल फ्राम अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से फायरवुड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जहाँ छोटी छोटी लकड़ियाँ वगैरह जो होती हैं पेड़ों से टूटी हुई, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। लेकिन नेशनल पार्क में ये एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती। यू कैन ओनली एंटर थ्रू एन अप्रूव्ड व्हीकल एंड गो ऑन अलाउड रूट्स। आपको अगर नेशनल पार्क के अंदर जाना है तो आपको अप्रूव्ड व्हीकल चाहिए होता है, या फिर जो रूट उन्होंने बनाया होता है उसी से आप जा सकते हो। यू आर नॉट अलाउड टू गेट आउट ऑफ द व्हीकल व्हेन यू आर इन नेशनल पार्क। आप अपने व्हीकल से, अपनी गाड़ी से उतर नहीं सकते जब आप नेशनल पार्क के अंदर होते हो। बच्चों चलो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है? वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। अब हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को क्या क्या चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करती हैं, और ऐसे कौन से मेजर्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। आओ देखें वाइल्ड लाइफ क्या है। इट रिप्रेजेंट ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब वाइल्ड लाइफ हम किसको कहेंगे? जो भी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लिविंग रह रहे हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर, वो सारे किस में आएंगे? वाइल्ड लाइफ में आएंगे। इस इन पॉपुलेशन number are also leading to increase in demand for using land for various purposes. The habitat of many organisms are being destroyed. That is causing a serious threat to wildlife. जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हैबिटेट है, जानवरों की रहने की जगह है, वो क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो यही एक बड़ा कारण है, थ्रेट है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। टूवर्ड्स द काजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हम पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ क्यों ख़त्म हो रही है, उसके क्या कारण हैं। जो वाइल्ड लाइफ डिप्लीट होने के ढेर सारे रीज़न हैं, उनमें से पहला रीज़न क्या है? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस मीन्स उनके रहने की जगह ख़त्म हो रही है। और दूसरा क्या है? क्लाइमेटिक चेंजेस। और दूसरा कि जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ जो है हमारी वो खतरे में है। फिर आता है पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स। जो टॉक्सिक केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्रीज से रिलीज़ हो रहे हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन में बड़ा ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। तो हंटिंग एंड पोचिंग, शिकार के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए जो हम जानवरों को मार रहे हैं, उससे भी वाइल्ड लाइफ जो हमारी है वो खतरे में आ रही है। और इसके अलावा क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो दिन ब दिन हमारे जो इन्वायरमेंट का स्तर है, जो पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है, उससे भी वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरे में है। आओ बच्चों, अब हम इन्हीं रीजंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है हमारा? हैबिटेट लॉस। बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, समटाइम द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज लॉस ऑफ देयर हैबिटेट, दैट इज़ द प्लेस वेयर दे लिव एंड डिवाइड। कि वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रॉय होने का, ख़त्म होने का एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे वो रहते हैं और जहाँ पे वो बड़े होते हैं, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण है वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन का। हमारा क्लाइमेटिक चेंज। बच्चों क्लाइमेटिक चेंज क्या होती है? जब मौसम में बदलाव आता है। As we know, different kinds of plant and animal have specific habitat requirement. Climate change can actually cause disastrous loss of wildlife. हमें जैसे कि बच्चों पता है कि किसी भी प्लांट और एनिमल को किसी स्पेसिफिक हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होती है। जो क्लाइमेट चेंज, जैसे ही कभी क्लाइमेट में चेंज आती है तो वहाँ की जो लाइफ होती है वो भी उसका भी उस पर असर पड़ता है, और वो लाइफ जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। हंटिंग एंड पोचिंग। बच्चों जो हंटिंग होती है एनिमल्स की, और पोचिंग,
ये भी क्या करती है, अनरेगुलेटेड हंटिंग एंड पोचिंग कैन हार्म वाइल्ड लाइफ, ये भी हमारी वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। One is pollution. Pollutant release in environment are ingested by variety of organism. जो डिफरेंट तरह के पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, उनको बड़े सारे जानवर इनहेल कर लेते हैं और इसका उनकी लाइफ के ऊपर बुरा असर पड़ता है और इससे भी वाइल्ड लाइफ जो है हमारी वो डिस्ट्रॉय होती है। पोल्यूशन की रीज़न पढ़ने के बाद अब हम मूव करते हैं कि हाउ टू कंजर्व, कि अब हमने इसको कंजर्व कैसे कर। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इट रेफर टू प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर इन्वायरमेंट। अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में क्या आएगा कि आप वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कैसे कर रहे हो, प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर इसको रिस्टोर कैसे कर रहे हो उसके नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल हैबिटेट के अंदर। ये सब किस में आएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें पहला आएगा द इनएक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, कि हमें वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाने की ज़रूरत है। दूसरा आएगा स्पीशीज़ प्रिजर्वेशन एंड असेंबलेज प्रोटेक्शन, हमने स्पीशीज़ को बचाना भी है और उनको प्रोटेक्शन भी देनी है। और तीसरा इसमें क्या आएगा, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज बना के भी हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकते हैं। एक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ रेयर स्पीशीज़, पाइथन, एलिफेंट, टाइग्रिस ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय प्रोहिबिटिंग देयर हंटिंग फॉर वेरियस रीज़न। अब जो इन एक्शन एक्ट है ये क्या करता है कि वाइल्ड लाइफ में जो रेयर स्पीशीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनकी हंटिंग रोक के, डिफरेंट रीज़न की वजह से जो भी हंटिंग होती है उनको रोक के ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्पीशीज़ प्रिजर्वेशन एंड असेंबलेज प्रोटेक्शन, इट कैन बी डन बाय सेटिंग अप नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो बच्चों आपको बताया तो था पहले, पीछे हमने देखा है कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ क्या होती हैं, उनको बना के भी हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीशीज़। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर। बच्चों स्पीशीज़ क्या होती है, ये ऐसा ग्रुप होता है पॉपुलेशन का जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर पाता है। They are group of population capable of interbreeding and have common characteristic. Students, this means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with the member of other species. Member of a species have common characteristics. Like species on the basis of being threatened or extinct are being classified into different categories as endemic species, vulnerable species, endangered species and critically endangered species. Let us describe all these one by one. Endemic species. Endemic species are those species of plant and animal which are found exclusively in a particular area. एंडमिक स्पीशीज़ बच्चों वो वाली स्पीशीज़ होती हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, ये किसी पार्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। जैसे एंडमिक स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड मैंगो ट्री पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन particularly that area. Vulnerable species, it includes those organisms that are likely to become endangered unless the circumstances that are not fit for its survival improve. ऐसी स्पीशीज़ आती हैं, इट इज़ मेनली ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट। वर्नेबल स्पीशीज़ में वो वाली स्पीशीज़ आएंगी जो हैबिटेट लॉस होने के कारण एंडेंजर्ड होने की कगार पर होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ जायंट स्क्वेल दैट इज़ फाउंड इन साउथ एशिया। कैटेगरी आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इट इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर एट अ रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो रिस्क में होते हैं, एक्सटिंक्ट होने के रिस्क में होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ये एक इंसेक्टिवरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाता है। कैटेगरी इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इट कैन बी ड्यू टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, जहाँ इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस वजह से ये एंडेंजर्ड हो रही हैं। प्रीडेशन पैरामीटर, या फिर
इनका शिकार ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से एंडेंजर्ड हो रही हैं। दे हैव ऑलरेडी फ्यू इन नंबर, या फिर ये पहले से ही कुछ ही नंबर में मौजूद हैं। जैसे हमारा क्या है, टाइगर स्पीशीज। दीज आर दो स्पीशीज विच डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जो अब इस ज़मीन पर, इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती, वो डिसअपियर हो चुकी हैं। जैसे हमारे डायनासोर्स। जो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे इसी के अंदर, तो हम देखेंगे कि डू यू नो एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ एनिमल इन JNK। क्या आपको पता है कि हमारे JNK में कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की। इसके लिए आप सब क्या करेंगे, एक एक पिक लेंगे, वो सारी की सारी पिक्स कलेक्ट करेंगे, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करके, फ़ोटोग्राफ कलेक्ट करके एक कोलाज बना के हम रखेंगे। देखेंगे कि हमारी स्टेट के कौन कौन से एनिमल्स जो हैं, जो किस में आ रहे हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों आपको पता है एंडेमिक स्पीशीज़ की कैटेगरी में क्या कौन से आएंगे। एंडेमिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पार्टिकुलर एरिया। ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल की हो, जो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन एनीवेयर एल्स। अगर इनको कुदरती अगर देखो तो ये किसी और जगह पे नहीं पाई जाती। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ही ये होती है कि ये पार्टिकुलर एरिया की स्पीशीज़ होती हैं। ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। तो एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो एंडेमिक हो सकता है एक एरिया के लिए, एक जगह के लिए, या फिर पूरी कंट्री के लिए। तो बच्चों आओ करें, हम साथ मिलके ये एक्टिविटी करते हैं। हम सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि कम से कम हम 4-4, 5-5 पिक्स तो इकट्ठी करें, ताकि हम इस कोलाज को बना सकें। क्या आप तैयार हो? डेफिनेटली होने भी चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट की एंडेमिक स्पीशीज़ का सवाल है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेमिक कैटेगरी में आती हैं। मैंने आपको बताइए ना, आपने क्या करना, देखो एक मैंने भी करके रखी हुई है। इसमें क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ हैं कहाँ की, इंडिया की। तो आपको भी इसी तरह से एंडेमिक स्पीशीज़ बनानी है JNK की। एक कोलाज बनाना है और इसको अपने पास रखना है। ओके मैम। अब हम पढ़ते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक क्या है? एक ऐसी किताब है विच कंटेन ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का पूरा जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन होता है, उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। Data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plant. There are different red data books for plant, animals and other species. आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? गोइंग फार अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट of some species during a particular period of the year is called migration। यानी कि अपनी जो वास्तविक जगह है वहाँ से माइग्रेट करके कुछ पशु पक्षी किसी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर में किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds। The migratory birds are bar-headed goose। जैसे इसमें क्या आएगा, bar-headed goose आता है। Migratory birds fly to far away specific area every year during a particular time। Migratory birds क्या करते हैं, एक specific area में fly कर जाते हैं एक particular periods जो होता है टाइम का, because of क्लाइमेटिक चेंजेस। जो क्लाइमेट्स में चेंजेस आती हैं उसकी वजह से कुछ बर्ड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड। ये इसलिए फ्लाई कर जाते हैं क्योंकि ये उनको अपने एग्स देने होते हैं, क्योंकि उस जगह पे जो नेचुरल हैबिटेट जो होती है इनकी, उस टाइम जगह का वेदर जो होता है बड़ा ही ठंडा हो जाता है और ये वहाँ पर रह नहीं सकते, इसलिए ये माइग्रेट कर जाते हैं। बच्चों यही था माइग्रेशन के अंदर।
अब नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, रिस्टोर करना है और रिक्रिएट करना है जो एरियाज हैं फॉरेस्ट के, उसको फिर से हरे भरे जंगल में तब्दील करना है। रिफॉरेस्टेशन इज़ द रीग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट that have previously been cut down using tree species that are native to the geographic area. Another term for reforestation is afforestation, the practice of restoring forest that used to exist but had been cut down. बच्चों, रिफॉरेस्टेशन क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन का उलट होता है। इसमें हमने क्या करना होता है, जो प्लांट हम काट चुके हैं उनको फिर से हमने उस जंगल को फिर से हरा भरा करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्री एज वी कट। हमें कम से कम उतने पेड़ तो लगाने चाहिए जितने हमने काटे हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। अगर रिफॉरेस्टेशन देखो तो ये कुदरती भी होती है बच्चों, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम डिफॉरेस्टेड एरिया जो है उसको बिना छेड़छाड़ के कई साल तक रहने दें, देन द फॉरेस्ट री-एस्टैब्लिश्ड itself. If we have to retain our green wealth for generation, plantation of more tree is required. Government of India has implemented the National Forest Policy in 1952. It aimed at forest coverage of 1/3 of the total land area of the country. बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कब बनाई थी? 1952 में। इसका एम क्या था? जो अर्थ का 1/3 पार्ट है उसको हमने फिर से फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है। ऑन द फेलियर ऑफ दिस पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट रिवाइज द पॉलिसी इन 1980। बच्चों, ये क्या हुआ कि ये पॉलिसी थोड़ी सी फेल हो गई, तो गवर्नमेंट ने फिर से इस पॉलिसी को रिवाइज किया। कब? 1980 में। दिस वाज नेम्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब इसको किसका नाम दिया गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का मेन मकसद क्या था? प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। ये नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व और प्रिजर्व करता था एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। उसके साथ साथ जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनको भी फुलफ़िल करे। ऐसा एक्ट इन्होंने बनाया कब? 1980 में। और इसको हमने क्या बोला? द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। Dear student, did you know 17 full grown trees to make 1 ton of paper? कि हमें 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 जो फुल ग्राउंड ट्रीज होते हैं वो काटने पड़ जाते हैं। Therefore we should save paper, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times for use, और पेपर को आप रिसाइकल करो तो वो 5 से 7 बार रिसाइकल हो सकता है यूज़ करने के लिए। If each student save at least 1 sheet of paper per day, how many trees should he save in a year? तो अगर बच्चों एक बच्चा 1 शीट पेपर की 1 दिन भी सेव करता है तो सोचो 1 साल में कितने ट्रीज जो हैं वो बच जाएंगे। बाय दिस नॉट ओनली सेव ट्रीज, ऐसा करके हम खाली पेड़ों को नहीं बचाएंगे बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो पानी लगता है, जो एनर्जी यूज़ होती है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, उसको भी कम कर सकते हैं। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। इसके अलावा जो हार्मफुल कुछ केमिकल्स पड़ते हैं पेपर बनाने के लिए, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम पेपर को रिसाइकल करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि आपको पेपर्स जो हैं वो वेस्ट नहीं करने, उसका प्रॉपर यूज़ करना है। हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ।
तब तक जय हिंद, जय भारत।